सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल लद्दाख को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। जिस प्रकार से जैन जी वहां पर सड़कों पे उतरा और फिर पुलिस सीएपीएफ की तरफ से गोली चली, उसमें 4 लोग वहां पर मारे जाते हैं। उनमें एक भारतीय सेना के रिटायर्ड हवलदार भी शामिल हैं, जिन्होंने 24 साल भारतीय सेना में नौकरी की है। लद्दाख स्काउट्स के वो सैनिक थे। बांगचुंग को सोनम बांगचुंग सर को गिरफ्तार करके जो है राजस्थान की जेल में बंद कर दिया जाता है। कैसे आप लद्दाख की सिचुएशंस को देख रहे हैं कि क्या वाकई में आवाज उठाना आज किसी के लिए इतना मुश्किल हो गया, इतना भारी हो सकता है? कैसे आप देख रहे हैं जो सिचुएशन पनपी और जो कार्रवाई की गई है, उसके बाद मेरे पास भी तमाम तरह के जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इसका एक नेगेटिव असर पड़ सकता है लद्दाख के लोगों के ऊपर। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो बहुत ही लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। हमारे चाइना और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पे आता है ये। और जो भी वहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं, जिस प्रकार से इंटरनल सिचुएशन होती है, उसको बहुत सेंसिटिविटी के साथ जी, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इसको ये स्टेट आप दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। यहाँ पे आपको एक सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी। और देखिए, एक पास्ट हिस्ट्री है लद्दाख की और लोगों की कि 1947-48 से लेके जब से इंडिपेंडेंस हमको मिला है और अ, पाकिस्तान के रेगुलर अटैक्स जी, हुए हैं हमारे ऊपर और चाइना की लड़ाई हुई है, लद्दाखीज़ हमेशा फ़ौज के साथ और देश के साथ खड़े रहे हैं। तो उनकी इसको सबसे पहले तो इंटीग्रिटी और लॉयल्टी पे जी, कोई शक होना नहीं चाहिए। बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए व्यूअर्स को भी। देखिए, आज सोशल मीडिया में जो भी प्रोपेगेंडा आता है, जो भी चीज़ आती है, मैं गुज़ारिश करूँगा लोगों से आप उसको बिलीव मत कीजिए। एक षड्यंत्र है, एक कोशिश की जा रही है देश में लोगों में तनाव पैदा करने के लिए। और लद्दाख का जो इंसिडेंट हुआ है, मैं सोचता हूँ कि ये बेहतर गवर्नमेंट इसको हैंडल कर सकती थी। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आज नेपाल में क्या हुआ, जी, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। लोगों की आकांक्षाएँ और लोगों की इच्छाएँ एक पॉलिटिकल और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमेशा ऊपर रहती हैं। 2019 में जब लद्दाख का विभाजन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर से अलग हुआ और एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस इसको मिला, तो उस टाइम पे अगर आप टीवी चैनल्स में अगर आपने देखा होता या आपने प्रिंट मीडिया में पढ़ा होता, लद्दाख में एक सेलिब्रेशन थी, एग्री सर। एक खुशी का माहौल था। लोग सड़कों पे आ गए थे और इतनी सेलिब्रेशन हो रही थी कि जैसे कि आज़ादी मिल गई हो। और लोगों की इच्छाएँ थी कि लद्दाख को बेहतर किया जाए, जी, बेटर इसको सुविधाएँ दी जाएँ। अब मैं 2 बार इसको लद्दाख में गया हूँ, 2 मैं वहाँ पोस्टेड नहीं रहा हूँ। जी, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि वहाँ के लोग बहुत ही ईज़ी गोइंग हैं, मिलनसार हैं। जी, और वहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो शायद वहाँ पे आज तक अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है उस एरिया में, जी, पानी की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है। तो ये सारी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपका सीवेज सिस्टम, आपका ड्रेनेज सिस्टम, तो ये सारे
जो आपके जो सिविक इश्यूज हैं, यहाँ पे लोग ये गवर्नमेंट से उम्मीद लगा रहे थे कि 19 के बाद, 2019 के बाद लद्दाख में बेहतरी आएगी। ओके। इसीलिए बीजेपी का जो लद्दाख को, एक यूनियन टेरिटरी को, एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया गया है। जी। मांग ये थी कि इसको आप दो, एक और इंक्रीज कर दीजिए, कारगिल और लेह का एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना दे दीजिए। बिल्कुल सर। और दूसरी मांग थी कि लोग ये चाहते थे कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बने। ठीक। आप एक यूनियन टेरिटरी में भी आप एक ऐसा सिस्टम के, अगर आपको स्टेटहुड नहीं भी देना है, एक आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें गवर्नेंस जो है जी। वो लोगों की तरफ से हो। ओके। क्योंकि आपने यूनियन टेरिटरी तो बना दी, बिल्कुल सर। पर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू से आया है। जी। आपका चीफ सेक्रेटरी कौन है? जम्मू से आया है। तो एग्री। लद्दाख की कोई रिप्रेजेंटेशन उनको वहां पे मिली नहीं। इसीलिए 2-3 साल से ये एक पीसफुल एजिटेशन चल रहा था। दो बेसिक डिमांड्स थी लोगों की। एक तो 6th शेड्यूल में इसको लाना चाहिए लद्दाख को, बिल्कुल और सर। एक स्टेटहुड देना चाहिए। अब 6th शेड्यूल का देखिए, एक डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है 6th शेड्यूल के बारे में। 6th शेड्यूल बेसिकली एक सिस्टम है गवर्नेंस का, जिसमें लोकल लोगों को ज्यादा पावर दी जाती है। बिल्कुल। वहां पे लैंड अलॉटमेंट्स हो गई, या डेवलपमेंट्स हो गई, आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स की अलॉटमेंट्स हो गई, वो पावर आप लोगों के, वहां के लोकल्स के हाथ में देते हैं, और ना कि आप इसको रिमोट कंट्रोल सेंटर से चलाते हैं। ओके। बिकॉज जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, आप अगर सेंटर से ये पावर को ऑथराइज करेंगे तो आप उसी टाइप के लोगों को मौका देंगे जो आप चाहते हैं। करीबी है। जी। हाँ, और लोगों की एस्पिरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लड़ाई है, ये एस्पिरेशन की लड़ाई है। जी। लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशंस की लड़ाई है। और जी। अगर आप लद्दाख के लोगों को एस्पिरेशन, उनकी एस्पिरेशंस को एड्रेस नहीं करेंगे, तो आप एक उसी मॉडल पे आप जा रहे हैं जो नेपाल में हुआ, जी। जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में। तो अवाम की आवाज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा इंसिडेंट है सोनम वांगचुक का, देखिए, सोनम वांगचुक के बारे में जो कहा जाता है और जो सुना जाता है, वो एक ऐसे सेल्फलेस व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी लाइफ लद्दाखीज के लिए डिवोट कर रखी। ठीक सर। वो ऐसी संस्थाएं चलाते हैं, और ऐसी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के फाउंडर है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है सेकमॉल। सेकमॉल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को लद्दाख में रिफॉर्म कर रही है। गांव वालों को मदद हो रही है। जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनकी जो गैप्स हैं, देखिए, जिस टाइप की स्कूलिंग हमारे सिस्टम्स में होती है, उस टाइप्स जी। की स्कूलिंग्स शायद लद्दाख की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो उसकी ज्योग्राफी है, और जो उसकी एनवायरनमेंट है, वो उसको बेहतर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। एक आइस स्तूपा प्रोजेक्ट ये लोग लेके आए, जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स विंटर में बनाए जाते हैं, ओके। और समर्स में वो जब मेल्ट होते हैं, तो उसका जो पानी आपको मिलेगा, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो बिकॉज
लद्दाख में बहुत समस्या है पानी की। जी। मिनिमम 5 से 7 लीटर पानी हर एक आदमी को दिन का एक चाहिए। चाहिए होता है। बेयर मिनिमम मैं बता रहा हूँ। तो उतना भी आपको लद्दाख में मिलता नहीं है, लेह में मिलता नहीं है, बाकी एरियाज में मिलता नहीं है, कारू, कारगिल, इस सारे एरियाज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये जो इकोलॉजी है, इसका सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सोनम वांगचुक लगे हुए थे। दूसरा एक और इंस्टीट्यूशन है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लिमिटेड, जी। HIAL, हियाल बोलते हैं इसको। हियाल जो ये सिस्टम है, ये इनकी वाइफ चलाती है, वो उनकी CEO है। और जी। ये सेकमॉल के साथ मिलके काम करते थे ओके सर। और हायर एजुकेशन को देखते थे। और एक प्रिंट मैगजीन भी एक टाइम पे सोनम वांगचुक ने चलाई थी, लद्दाख बिलोंग करके। तो वो एक पहली प्रिंट मैगजीन थी उस टाइम की जब ये इसको आई थी। और एक ओके। ऑपरेशन न्यू होप चलाया था, जो सेकमॉल ने लॉन्च किया था, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में रिफॉर्म करने के लिए। तो आप इसको देखिए कि ये एक किस टाइप के आदमी है। एक रिफॉर्मिस्ट है, एक एजुकेशनलिस्ट है, और खुद एक इंजीनियर है जो NIT श्रीनगर के पढ़े हुए हैं। तो ये पूरी आपको देखना चाहिए कि अगर ये लोग मांगे कर रहे हैं जी। तो इनकी मुंह चुप कराने के लिए या इनको चुप कराने के लिए इस तरीके का आप एक्शन नहीं ले सकते। आपने फायरिंग कर दी है। बिल्कुल सर। मॉब्स ने क्या किया कि बीजेपी का दफ्तर जला दिया, बीजेपी का झंडा जला दिया। पर वहां पे इंडिया का भी झंडा था, भारत का भी झंडा था, उसको नहीं जलाया। एग्री। जिसके अगेंस्ट गुस्सा था उसके अगेंस्ट मॉब ने टारगेट किया। जड़ पे जाने की जरूरत है। आपने कोई कम्युनिकेशन ओपन नहीं रखा इन लोगों के साथ। लद्दाख के लोगों ने पूरी रोड मार्च करके लद्दाख से दिल्ली गए अपनी मांगे होम मिनिस्ट्री के सामने रखने के लिए। और आपने इतना स्लो प्रोसेस उनका लगाया कि हाँ, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम आपको बताएंगे। तो इस टाइप की ब्यूरोक्रेटिक वे से आप इसको प्रॉब्लम को डील कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को एक पॉलिटिकल तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। और दूसरा है कि ये देखिए आर्टिकल 6 क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका तो शायद बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा भी किया था 2019 में कि हम आएंगे सत्ता में आपको देंगे। मैनिफेस्टो में आर्टिकल 6 और स्टेटहुड दोनों की मांग बीजेपी ने डाली थी और उसको बोला था हम आपको देंगे। जब आप एक चीज प्रॉमिस करते हैं और अगर उसको देते नहीं है तो लोगों में गुस्सा तो आएगा। और अभी तक एक पीसफुल, एक बहुत ही पीसफुल एक्शन हो रहा था लद्दाखीज की तरफ से। पर आपने उस जो फायदा उठाया इनकी सिंप्लिसिटी का, और आप सोचते थे कि लद्दाखी कुछ नहीं करेंगे और हम इनको टालते रहेंगे। कब तक टालेंगे आप? तो सोनम वांगचुक एक फेस निकल के आए थे, लोगों का फेस, लद्दाखीज का फेस, लद्दाखीज की आवाज सामने रखने आए थे गवर्नमेंट के। और 2019 में वो एक पहले आदमी थे जिनने प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक किया एक UT स्टेटस के लिए। जी। और वो और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो, जो हियाल है, और एक टाइम पे गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी आए थे 1-2 साल पहले ओके। कुछ प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने के लिए। और वहां पे गवर्नर ने बहुत तारीफ करी थी इनकी। तो ये ऑल ऑफ अ सडन देशद्रोही कैसे बन गए? आई मीन ऑल ऑफ अ सडन आपने इनके फॉरेन फंड्स बंद कर दिए। अब ये जितनी NGO ऑर्गेनाइजेशन है ये जो काम कर रही है, इनको कहीं ना कहीं से तो स्पॉन्सरशिप मिलती है, बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं से तो पैसा आता है, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से भी पैसा आता है।
अब आपने इनकी फॉरेन फंडिंग बंद कर दी, सीबीआई आपकी इन्वेस्टिगेशन कर दी, इनकम टैक्स रेड्स करने शुरू कर दी। ये क्या तरीका है गवर्नेंस का? ये क्या तरीका है लोगों की आवाज को बंद करने का? एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसके ना इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस बहुत होने वाले। मैं आपको बता रहा हूं, आज ये 6 दिन से लद्दाख में कर्फ्यू है, बिल्कुल। और जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ है लद्दाख में टूरिज्म बंद हो गया, क्योंकि एक सर्किट होता था। लोग पहले श्रीनगर आते थे, श्रीनगर के बाद ले आते थे, जी। और लेह से मनाली होके वापस जाते थे हिमाचल। तो रूट ये था टूरिज्म का। जब आपने श्रीनगर ही बंद कर दिया तो लोग आगे नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल। और जो श्रीनगर से क्राउड आता था, लेह को जो टूरिस्ट आते थे लेह से श्रीनगर से लेह, अब भी वो आने बंद हो गए। एग्री। जो बिजनेस है, आप इसको देख लीजिए, ये जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं, इनका मेजर सोर्स ऑफ बिजनेस होता है आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जी। आपके होटल्स, आपके टूरिस्ट। तो इस तरीके की अगर आपने चीजें बंद कर दी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लोगों में गुस्सा भी आ जाता है। देखिए, ये पहले तो आप उनकी मांगे पूरी नहीं करते जो आपने प्रॉमिस करी। दूसरा, ये इम्पैक्ट आपका पहलगाम का इसको पड़ा, इसको लद्दाख पे भी पड़ा, और आपकी टूरिज्म वहां पे कम हो गई, इस जॉब्स आने आपके जी। कम हो गए। ये और ऊपर से जो खबर आ रही थी, देखिए अब ये आर्टिकल 6 इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। अब खबर आ रही थी कि सेंटर बाहर के लोगों को यहाँ पे जमीन अलॉट कर रहा था इंडस्ट्री लगाने के लिए। जी। अब आई नो उन सर। इंडस्ट्रियलिस्ट का मैं नाम नहीं लेना चाहता इस प्रोग्राम में, बट आप कीजिएगा मत, नहीं तो आप पर मेरे चैनल पे भी किए, उनका नाम लेना बंद है आजकल हिंदुस्तान में। हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो चाह रहे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए, कुछ लिथियम का भी मेरे पास एक मैसेज तो आया कि लोगों कुछ ने रिजेक्ट लिथियम किया। का भंडार मिला है वहां पर, और कुछ लोगों की नजर है उसके ऊपर। बड़ी एब्सोल्युटली, दुखनीय सोलर खबर। इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही थी। जी। सोलर, विंड, और आपके एनर्जी प्रोजेक्ट्स। मैं मानता हूँ लद्दाख को जरूरत है इन चीजों की, बट क्या होगा, आप सोलर लेके आएंगे, उसके बाद आप होटल्स यहाँ पे लेके आएंगे, लोगों को बसाएंगे, और पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस। आप देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ है, हिमाचल, और हिमाचल उत्तराखंड। में क्या हो रहा है। बिल्कुल। नेचर के साथ अगर आप पहाड़ों को पहाड़ों को अगर उनका रिस्पेक्ट आप नहीं दोगे, तो पहाड़ भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। नहीं। और क्या होगा कि फिर आज नहीं तो कल, हमारे जनरेशन में नहीं, हो सकते 20, 30, 40 साल बाद आप लद्दाख में देखेंगे कि वहां भी अवलांच होने लग जाएंगे। क्लाइमेट चेंज पहले से ही शुरू हो चुका है। जी। गर्मियां लंबी हो गई हैं, सर्दियां सख्त हो गई हैं। और इस बार हम देखेंगे दिल्ली में और ये जो नॉर्दर्न एरियाज में जो विंटर्स है, वो ऑलरेडी अच्छा। प्रेडिक्ट कर दिया है कि बहुत ही सिवियर विंटर आने वाली है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर स्टेट है, और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, मैं अंत में इसको एक्चुअली सम अप करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को जो भी डिसीजन लिया है, अभी टाइम है उसको रिव्यू करने के लिए। सोनम वांगचुक को रिलीज कीजिए, एनएसए जैसा कानून बिल्कुल उसके सर। ऊपर मत लगाइए। कोई अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है सोनम वांगचुक के बारे में कि वो पाकिस्तान का एजेंट है या कोई ऐसी चीज है, तो वो इंफॉर्मेशन पुख्ता कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। अभी किसी को नहीं पता कि ये आपने सोनम वांगचुक को क्यों अरेस्ट किया एनएसए के अंडर। और दूसरा, अब पॉलिटिकल ऑपोजिशन इसका फायदा उठाएंगी।
एग्री। वो इसका मुद्दा बनाएंगे। और जो ऑलरेडी खराब हालात है लोगों के इकोनॉमिकली लद्दाख में, आप उसको और खराब कर रहे हैं। जी। और तीसरा, बाहर की ताकतें, खासतौर पे चाइना, बॉर्डरिंग टाउन्स, पाकिस्तान, ये सारे देश एक मौके की ताक में है। आपको मैं एक एग्जांपल मणिपुर का दे सकता हूं। एग्री। मणिपुर की प्रॉब्लम को आग लगाने वाला या और उसको भड़काने वाला, वो आप जानते हैं कि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट थी और उसमें चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट है। और बॉर्डर अक्रॉस जो हो रहा था, इमिग्रेशन हो रही थी, आपकी ड्रग्स का जो नेक्सस था और हथियारों की जो स्मगलिंग हो रही थी। तो लेट अस नॉट रिपीट, हम वही एक गलती। गलती को दोबारा लद्दाख के फॉर्म में हमको क्रिएट नहीं करना है। और जो लोगों की मांगे हैं, अब आप मुझे बताइए, एक एमपी से अगर आप उनको एक और एमपी दे देंगे जी। तो क्या हो जाएगा? दे सकते हैं आप? दे सकते हैं, बिल्कुल सर। देते क्यों नहीं हो? तो ये, इसको ईगो इश्यूज मत ले आइए, इसमें ऐसी चीजें मत लाइए। आप लोगों की जो आकांक्षा है, एस्पिरेशन में, दोबारा एक्चुअली बोलता हूं, बिकॉज क्या होगा कि अब अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो लोगों का भरोसा आपसे उठ जाएगा। चलिए सर, बहुत लंबा वक्त आज मैंने आपसे ले लिया है, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए। थैंक यू सर, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद।